हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। और थर्मोडायनामिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमने किए हैं। हम इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और फिर आप कोई भी पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या हमने देखा कि अगर किसी सिस्टम को हमने हीट दिया, अगर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम, वो कोई भी टाइप का सिस्टम हो सकता है, वो ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, या फिर एडियाबेटिक सिस्टम हो सकता है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। ऐसे सिस्टम को अगर हमने हीट दिया है तो वो हीट को कैसे यूटिलाइज करेगा? वो यूटिलाइज करेगा या तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब सिस्टम वर्क करेगा। तो दो तरीके से वो यूटिलाइज कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें और डब्ल्यू की बात करें तो वो पाथ फंक्शन होते हैं, मतलब पाथ पर डिपेंड करते हैं। मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है और गिवन हीट होता है वो अलग अलग होता है, पर इंटरनल एनर्जी सेम होता है। तो ये इंटरनल एनर्जी है, वो स्टेट फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग फॉर्मूले थे। हमने देखा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। हमने ये देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट दिया वो पूरा का पूरा किस में यूटिलाइज होगा? वो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में यूटिलाइज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और चूंकि वो स्टेट फंक्शन है तो जो वहां पर हीट का यूज हुआ है इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में, वही हर प्रोसेस के लिए यूज होगा, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाया तो एक प्रोसेस का जो है वही हर प्रोसेस का है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। गामा हमने देखा था सीपी बाई सीवी, है ना, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम एक और फॉर्मूला देखें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में हम लिख सकते थे, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ओके, यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट डे से ही सिस्टोमेटिकली देखते आ रहे हैं कि हम कैसे ये डिराइव किए हैं और ये कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमको रिलेशन पता है, वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि एफ बाई टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन होता है। यहाँ से गामा का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, वो होता है वन प्लस टू बाई एफ। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस का पता है तो आप गामा निकाल सकते हो। गामा क्या होता है? गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम बात करने, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, ये हमने एक शॉर्ट रिवीजन लिया जो अभी तक हमने देखा। वर्क डन की भी हमने बात की, अभी बहुत सारे एक स्पेशल हमने पूरा लेक्चर बनाया था जिसमें हमने वर्क डन की बात की थी, कैसे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम वेरिएबल प्रेशर होगा तो वर्क डन फाइंड करेंगे, ग्राफिकली हम कैसे वर्क डन फाइंड करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस होता है वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। ठीक है, हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का एक स्टेट होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम देखें तो मान लेते हैं उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसको हमने कहा स्टेट नंबर 1। और अगर हमने इसका स्टेट चेंज किया, मतलब कि प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में कोई भी चेंज किया, ठीक है, या एक में किसी में चेंज किया, दो में चेंज किया, कुछ भी चेंज हुआ, तो जो नया स्टेट आया मान लेते हैं वो P2 है, वॉल्यूम V2 है और T2 टेम्परेचर है, तो इसको हम कहेंगे स्टेट नंबर 2। ओके, तो हमारे पास स्टेट चेंज हुआ, तो स्टेट चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, ये जो चेंज किया स्टेट इसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर स्टेट पर आप करते हैं तो वो हो जाएंगे स्टेट वेरिएबल, और अगर वही चेंज हो रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो स्टेट यहाँ पर थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज हम देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एक एक करके हम एक एक वीडियो में इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। पर आज हम जो देखने वाले हैं, पहले देखते हैं हम कौन कौन सी थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखने वाले हैं। मतलब अगर आपने ये सीक्वेंस पूरा कंटिन्यूअस रखा
तो डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे आपकी एग्जाम में। ठीक है, अगर आप जेई की बात कर रहे हैं, आप जेई मेंस की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं या फिर नीट की बात कर रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस का हम डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरा इसी लेक्चर में आगे। पहले हम सारी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एक क्लोज कंटेनर लिया हमने और उसमें अगर हम हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, जिसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस होती है। इसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। तो हमारे पास में 3 स्टेट वेरिएबल है जिन्हें हम कांस्टेंट रख सकते हैं, या तो टेम्परेचर, या तो वॉल्यूम, या फिर प्रेशर। इसे हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इससे हमारे पास में बहुत सारे डेरिवेशंस भी हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पर डेल्टा क्यू कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो इसके सारे रिलेशन हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक अलग टाइप का प्रोसेस है जिसमें पी वी रेज़ टू पावर एन हम कांस्टेंट रखते हैं। पी वी रेज़ टू पावर एन हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस में जैसे हम देखें तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पर वी कांस्टेंट, यहाँ पर पी कांस्टेंट, यहाँ पर क्यू कांस्टेंट, और यहाँ पर जब क्यू कांस्टेंट होता है तो हमारे पास रिलेशन आता है पी वी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें हम डिराइव करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। पर एक थोड़ा सा ब्रीफ हम अभी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पी वी रेज़ टू पावर एन कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसका स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड ऑलरेडी हम वर्क डन फाइंड करने के लिए बात कर चुके हैं। वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसका इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करेंगे। और एक क्वाजी स्टैटिक, के सारे हम जब ही समझ सकते हैं जब हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को समझे। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम वो हमेशा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सिस्टम के हर पार्ट जो है वो एक साथ मूव करेंगे। तो ऐसे करने के लिए हमको पूरे सिस्टम को बहुत स्लोली मूव करना होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। सडनली इंक्रीज करेंगे तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक साथ इंक्रीज नहीं हो पाएगा। अगर हमने बर्नर लगाया और उसके ऊपर कोई कंटेनर लग दिया, उसमें गैस है, तो सबसे पहले नीचे के मॉलिक्यूल जो है, जो बॉटम के मॉलिक्यूल है वो हीट अप होंगे, फिर धीरे धीरे। तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब हम पूरी प्रोसेस को बहुत स्लोली मूव करते हैं। और जब स्लोली मूव करेंगे तो वो सारा सिस्टम जो रहेगा वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब एक साथ पूरा वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी हम अलग अलग प्रोसेस की बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सॉरी, हमारे स्क्रीन पर है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले हम देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर, तो कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है इस प्रोसेस से रिलेटेड। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, आइसो का मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी जो है इक्वल टू जीरो है। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और ये एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टी भी आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है प्रेशर और वॉल्यूम में, जो आपको यहाँ पर समझना होगा।
प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, यहाँ पर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आपका प्रेशर V1 है, प्रेशर वॉल्यूम V2 है। ओके, तो अगर हमने चेंज किया तो भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, मतलब PV कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें और PV ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, PV ग्राफ प्लॉट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पहले इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, PV इक्वल टू कांस्टेंट क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया और यहाँ पर हम इस कंटेनर में कोई हीट वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हमने ऊपर पिस्टन लगा दिया। अगर हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, अगर हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, अगर हमने इस पिस्टन को प्रेस किया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पर हम इस पिस्टन को ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है, या अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, प्रेशर इनसाइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको, इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब कोई दो पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ मिलेगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कभी कभी तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि अगर हमने यहाँ पर पीवी टेम्परेचर कांस्टेंट या आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इसका एक्सेंट्रिसिटी कितना होता है, √2 होता है ना। यहाँ पर जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है, वो समझ सकते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफ कैसा बनता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर, ठीक है। अब हम दूसरे किसी टेम्परेचर पर बात करते हैं कि वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब आप कहेंगे सर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नहीं, हमने एक पूरा ग्राफ बनाया फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर T1, वहाँ पर T1 कांस्टेंट था और हमने ग्राफ प्लॉट किया। फिर अगर हम वापस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा वो फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, पर वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अगर आपने T2 ग्रेटर देन T1 रखा तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, T1 T2 में क्या रिलेशन है, ग्राफ में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ को समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। जैसे हमने यहाँ पर इस ग्राफ को वापस से हम प्लॉट करके देखते हैं और P1 V1 को हम यहाँ पर कैसे लेबलिंग करते हैं उनका, वो जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। हमने अगर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम V1 पर प्रेशर P1 था, ओके, और वॉल्यूम V2 पर प्रेशर P2 था, ओके, तो हमेशा ग्राफ समझ सकते हैं, प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं कि अगर हमने वॉल्यूम सडनली हाफ कर दिया तो प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली प्रेशर डबल हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर अब हमने ये सब कुछ समझने के बाद में अब हम 3 और पैरामीटर की बात करेंगे। पहला पैरामीटर हम देखने वाले हैं जिसे हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी, हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। और हमको ये पता है, अभी हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होता है, मतलब डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा अगर डेल्टा T 0 है तो, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो डेल्टा U क्या होगा, 0 होगा। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा U 0 होगा। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें और हीट की बात करें कि आपको
कितना हीट सप्लाई करना है, तो डेल्टा क्यू जो होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा यू तो जीरो है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर हम वर्क डन की बात करें तो जो टोटल हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को वो पूरा का पूरा वर्क डन में हो रहा है। अगर हमने सिस्टम को हीट दिया मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हुआ, सिस्टम से हीट ले लिया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट देखेंगे कि ये वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर वेरिएबल है। तो इस प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो हम नई स्लाइड पे पहुंचते हैं और वहां पर पूरा वर्क डन का डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें, हमको पता क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमको पता है। ओके, हमको पता है कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। ये अभी हमने देखा कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब अगर हमारे पास में पहले वॉल्यूम V1 था और हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया V2 तक, यहां पर हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर P1 से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा P2। यहां पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। ओके, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि अगर हम पीवी ग्राफ का एरिया देखते हैं तो वो मिलेगा वर्क डन। मतलब ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, ये है वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है, वो वर्क डन के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया, अभी शेडेड एरिया फाइंड करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, अगर वो सर्कल होता या फिर अगर स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते। अगर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ओब्लिक स्ट्रेट लाइन होती, तो हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते, क्योंकि हम वहाँ पर ट्राइंगल वगैरह बना सकते हैं। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ग्राफ, ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। हम यहाँ पर P इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी लिखेंगे, और हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। किसका फंक्शन है, वो वॉल्यूम का फंक्शन है। यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल प्रेशर। और वेरिएबल प्रेशर के लिए हम अगर वर्क डन फाइंड करना चाहें तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक प्रेशर को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। हमको पता है कि यहाँ पर हम प्रेशर को इंटीग्रेट करेंगे तब हमको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यहाँ पर इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको ये स्पेसिफाई जरूर करना है कि किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर डीवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्यों हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम में तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 ऑफ एन आर टी डिवाइडेड बाय V विथ रिस्पेक्ट टू V। ओके, तो यहाँ पर अब n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और t कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। तो n r t कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 बाई v। ओके, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ln v मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, ln v। तो हमारे पास में फॉर्मूला आया nRT ln v इंटीग्रेशन के बाद में। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो ln x होता है, और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और t कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें बाहर आ गई, हमने इंटीग्रेट कर दिया, और अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे v1 टू v2। ओके, अपर लिमिट पुट करते हैं तो हमको मिलता है nRT ln v2 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो nRT ln v1। मतलब हमको v की जगह पहले v2 पुट करना है, फिर v की जगह हमको v1 पुट करना है। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में log का एक और फॉर्मूला आता है कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log क्या होता है,
A डिवाइडेड बाई B। ओके है ना, वैसे तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा W इज इक्वल टू nRT ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, ln V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बना इसका वर्क डन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, nRT log V2 बाई V1 है ना। यहाँ पर नेचुरल लॉग यूज करना, बेस E वाला यूज करना, बेस 10 वाला नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। लॉग को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉग को कौन से कैसे, जैसे केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर लॉग वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर भी बहुत इजीली यूज कर पाते हैं, पर यहाँ पर लॉग का यूज करते हैं। अच्छा, अगर हमको एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखें कि अरे P1 V1 इज इक्वल टू तो P2 V2 है ना। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम V2 डिवाइडेड बाई V1 अगर फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा P1 डिवाइडेड बाई P2 है ना। मतलब यही फॉर्मूला W इज इक्वल टू प्रेशर का अगर रिलेशनशिप दे रखा है तो ये हो जाएगा P1 बाई P2। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये भूलना नहीं है आपको, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रख लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, बार बार चीजों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज करना है, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, की पॉइंट जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पर W इज इक्वल टू nRT V2 बाई V1 है, तो P1 बाई P2 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अगर एक क्वेश्चन लिखे हम कि अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया 300 केल्विन पर, ठीक है, इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल से बन जाएंगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर 300 केल्विन पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है हमने डबल कर दिया, तो बताओ वर्क डन कितना पड़ेगा और कितना हीट देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन और हीट इक्वल होते हैं। जो भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा किस में यूटिलाइज होगा, वर्क डन में यूटिलाइज होगा। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो आप लिखोगे 0 है ना। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू N का वैल्यू 1 है, ठीक है, R का वैल्यू तो R ही 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन है, और हम लिखेंगे ln2 क्योंकि यहाँ पर V2 बाई V1 कितना मिल रहा है 2 ln2। तो हमारे पास डेल्टा Q या फिर W का जो वैल्यू आया वो आया 300 R ln2। और ln2 का वैल्यू क्या होता है, ln2 का वैल्यू होता है 0.693। तो कैलकुलेशन फिर आप आगे कर सकते हैं। ln2 का वैल्यू होता है 0.693। तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर लिखकर है ना डेल्टा Q निकाल सकते हैं। यहाँ पर 300 इंटू आर का वैल्यू हमको पता है 8.31 होता है, इंटू 0.693। और हमको पता है कि हीट की बात करें या W की बात करें, दोनों इक्वल ही हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीछे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा हम साइड हट जाते हैं। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू जो भी इसे कैलकुलेट और जूल में आंसर आएगा हमको, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अच्छे से नोट बना लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक लिख लीजिए। हम यहाँ पर इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उसको हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में हम यहाँ लिखेंगे, ये है हमारा पॉइंट नंबर 1 जिसमें हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। पॉइंट नंबर 3, डेल्टा T इक्वल टू 0 होता है, नो चेंज इन प्रेशर। अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 4, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 5 आप लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आप लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ में कैसे चेंज होगा, है ना। पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी 0 होगी, देयर इज नो चेंज इन इट। इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगी। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो तो 3/2 सॉरी NR वो होता है NC डेल्टा T, NCVT ये होता है। यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखेंगे, हम लिखेंगे F/2 nRT, ये है इंटरनल एनर्जी, है ना। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये तो रट लिया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, पर
इंटरनल एनर्जी क्या है जो कांस्टेंट रहेगी, वो होगी F/2 nRT। वो अलग अलग टाइप की गैस के लिए अलग, आइडियाबैटिक के लिए, सॉरी मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक, अलग अलग टाइप की गैस के लिए अलग अलग होगा, पर यहाँ पर ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 आप लिखेंगे हीट जो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। ठीक है, जितना हीट देंगे पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा। तो पॉइंट नंबर 9। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 आप लिखेंगे वर्क डन का फार्मूला। तो ये पॉइंट नंबर 10 वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे और 2 वर्क डन के हमारे पास फार्मूला होंगे। तो हमने यहाँ पर आज क्या देखा, आज हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, और जब कभी कोई प्रोसेस कैसे आप पहचानेंगे। कभी कभी हमको क्वेश्चन में गिवन होता है, हमको यूज करना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पर, गिवन ही नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। जैसे कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने पिस्टन लगाया और पिस्टन को हम बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। ठीक है, पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वहां पर आप आइसोथर्मल प्रोसेस लगा सकते हैं। जैसे कोई हमने लेक लिया या कोई वाटर लिया, वाटर की डेप्थ हमने, है ना, हम सी में अंदर जा रहे हैं या लेक में अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और वहां जो प्रोसेस की एयर बबल ऊपर आ रहा है या एयर बबल नीचे जा रहा है, तो वहां पर आप डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्लोली प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे काम चलता है। तो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्लोली मूव कर रही है, वो सारी प्रोसेस क्या होती है, उसको हम आइसो थर्मल प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी एक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पहचानने में आपको हेल्प रहेगा। थैंक यू वेरी मच।